अरे तेरी इतनी औकात, कुत्ते, मेरी गाड़ी के आगे आया तू? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं चाहूँ तो तेरे 1000 ठेले खरीद कर सकता हूँ। तुझे पता भी है मेरा बाप कौन है? तू रुक, मैं अभी थानेदार को फोन करता हूँ। तुझ जैसे भिखारी की जगह सिर्फ जेल में है, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। सलाम साहब, आज कैसे याद किया? इस बुड्ढे का ठेला मेरी गाड़ी से टकरा गया, इसको जेल के अंदर ठोको। अरे छोटे मालिक, आप चिंता मत करें, अभी देखिएगा मैं इसका कैसे मोर बनाता हूँ। दिल्ली की एक पॉश मार्केट में शाम का वक्त था। भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक बूढ़ा आदमी जिनका नाम रामदीन था, अपने पुराने ठेले पर भुट्टे यानी कॉर्न बेच रहा था। रामदीन की उम्र 65 के पार थी। हाथ कांपते थे, लेकिन खुददारी ऐसी कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो बस इतना ही कमाना चाहते थे कि उनकी दवाइयां आ सकें। अचानक सड़क पर टायरों की चीखने की आवाज आई। एक लाल रंग की चमचमाती स्पोर्ट्स कार हवा से बातें करती हुई आई और रामदीन के ठेले से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ठेला पलट गया। सारे भुट्टे और कोयले की अंगीठी सड़क पर बिखर गई। रामदीन भी धक्का खाकर सड़क पर गिर पड़े। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक 25 साल का लड़का उतरा, विक्की। विक्की शहर के सबसे बड़े बिल्डर का बिगड़ैल बेटा था। उसे रामदीन की चोट की चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी अपनी कार पर आए एक छोटे से खरोच की। विक्की ने आव देखा न ताव बूढ़े रामदीन का कॉलर पकड़ लिया। अंधा है क्या बुढ़े? मेरी 50 लाख की गाड़ी ठोक दी तूने। तेरी 7 पुश्तें बिक जाएंगी तो भी इसका बम्पर नहीं बदलावा पाएंगी। रामदीन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। साहब, गलती मेरी नहीं थी, आप बहुत तेज थे और मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। विक्की ने रामदीन के हाथ झटक दिए और एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर जड़ दिया। जुबान लड़ाता है? अभी पुलिस को बुलाकर तुझे अंदर करवाता हूं। विक्की ने अपना फोन निकाला और एसएचओ को कॉल लगा दी। भीड़ तमाशा देख रही थी, लेकिन विक्की के रसूख के डर से कोई आगे नहीं आया। रामदीन अपनी बिखरी हुई दुनिया को देख रहे थे और आंखों में आंसू थे। तभी पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई वहां आ पहुंची। विक्की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे लगा अब वो इस बुढ़े को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो याद रखेगा। लेकिन क्या पुलिस सच का साथ देगी या पैसे का? पुलिस रामदीन को घसीटते हुए थाने ले आई। विक्की भी अपनी स्पोर्ट्स कार में थाने पहुंचा जैसे वो कोई वीआईपी मेहमान हो। एसएचओ कुलदीप सिंह, जो विक्की के बाप के टुकड़ों पर पलता था, उसने रामदीन को एक कोने में खड़ा कर दिया। हाँ भाई, बहुत गर्मी है तेरे अंदर, रईस जादों की गाड़ियां तोड़ता है। कुलदीप ने अपनी लाठी मेज पर पटकी। रामदीन ने कांपती आवाज में कहा, साहब मैंने कुछ नहीं किया, वो उल्टी दिशा से आ रहे थे, मेरा ठेला टूट गया साहब, मेरा नुकसान हुआ है। विक्की कुर्सी पर टांग रखकर बैठा था और हंस रहा था। कुलदीप अंकल, इस बुढ़े पर चोरी और एक्सीडेंट का केस बनाओ, और हाँ, मेरी गाड़ी का हर्जाना भी इसी से वसूलना है। जब तक 2 लाख रुपए नहीं देता इसे छोड़ना मत। एसएचओ हंसा। अरे विक्की बेटा, तुम कहो तो इसे अभी नंगा करके डंडे मारूं? रामदीन की आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरा बेटा शहर से बाहर है, उसे आ जाने दो। बेटा? विक्की ने मजाक उड़ाया। तेरा बेटा क्या करता है? वो भी कहीं भीख मांगता होगा, बुला उसे, आज बाप बेटे दोनों को एक ही हवालात में बंद करवाऊंगा। एसएचओ में रामदीन का वो छोटा सा फोन जो जब्त कर लिया गया था उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। तेरे बेटे का कॉल आ रहा था कब से, ले अब बात कर कूड़ेदान में। रामदीन ने डस्टबिन की तरफ हाथ बढ़ाया तो हवलदार ने डंडा मार दिया। थाने में विक्की और पुलिस वाले ठहाके लगा रहे थे और एक बुजुर्ग पिता अपनी इज्जत की भीख मांग रहा था। विक्की ने अपना महंगा जूता रामदीन के आगे कर दिया। साफ कर इसे, अगर साफ कर दिए तो शायद तुझे छोड़ दूं। रामदीन की आत्मा रो पड़ी। क्या गरीबी का यही अंजाम होता है? मजबूरी में उन्होंने कपड़ा उठाया और विक्की के जूते की तरफ बढ़े। लेकिन तभी थाने के बाहर एक नहीं बल्कि 4-4 बत्तियों वाली सरकारी गाड़ियों का काफिला आकर रुका। गाड़ियों के टायरों की आवाज और सायरन ने थाने के अंदर का सन्नाटा चीर दिया। थाने का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। अंदर आते हैं शहर के नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम आकाश वर्मा अपने गनमैन्स के साथ। उनकी नजर सीधे अपने पिता रामदीन पर पड़ती है, जो विक्की के पैरों के पास बैठे हैं। अब क्या होगा? थाने का दरवाजा खुलने की तेज आवाज से सबकी नजरें वहां गईं। सामने सादे कपड़ों में लेकिन चेहरे पर शेर जैसा तेज लिए एक नौजवान खड़ा था। उसके पीछे पुलिस के बड़े बड़े आला अफसर और कमांडो खड़े थे। ये शहर के नए डीएम आकाश वर्मा थे, जिनकी पोस्टिंग कल ही हुई थी और आज उन्होंने चार्ज संभाला था। एसएचओ कुलदीप सिंह पहचान नहीं पाया। वो चिल्लाया, ओए, कौन है तू? बिना इजाजत अंदर कैसे घुसा?
आकाश ने एसएचओ को पूरी तरह इग्नोर किया। उनकी आंखें उस मंजर पर जम गईं जिसने उनका खून खौला दिया था। उनके बूढ़े पिता रामदीन जमीन पर बैठकर एक 25 साल के लड़के के जूते साफ करने वाले थे। पिताजी, आकाश की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। रामदीन ने सर उठाया। बेटे को देखकर उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो खड़े होने की कोशिश करने लगे, लेकिन घुटनों के दर्द की वजह से लड़खड़ा गए। आकाश ने दौड़कर अपने पिता को संभाला और सीने से लगा लिया। किसने किया ये? आकाश ने बहुत धीमी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में पूछा। विक्की अभी भी अपनी अकड़ में था। उसे लगा ये कोई मामूली सरकारी बाबू होगा। अबे ओए, ड्रामा मत कर। तेरा बाप है तो सिखा इसे सड़क पर चलना। और तू कौन है बे जो यहाँ हीरो बन रहा है? एसएचओ कुलदीप सिंह को अब कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने आकाश के पीछे खड़े डीएसपी को देखा जो सर झुकाए खड़े थे। एसएचओ का माथा ठनका। आकाश ने अपने पिता को कुर्सी पर बिठाया। फिर वो धीरे से मुड़े। अब उनका चेहरा एक बेटे का नहीं, एक जिम्मेदार और सख्त अफसर का था। उन्होंने एसएचओ की नेम प्लेट पर उंगली रखी। इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह, सस्पेंडेड। अभी के अभी अपनी बेल्ट और टोपी उतारो। थाने में सन्नाटा छा गया। विक्की खड़ा हो गया। ओह हेलो, तुम मेरे अंकल को सस्पेंड करोगे? जानते नहीं मेरा बाप कौन है? आकाश विक्की के एकदम करीब गए, उसकी आंखों में देखा और बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरा बाप कौन है, लेकिन अब तुझे पता चलेगा कि इस भुट्टे वाले का बेटा कौन है। विक्की का पिता सेठ मदन लाल अपने वकीलों की फौज के साथ थाने में दाखिल हुआ। किसने मेरे बेटे को हाथ लगाया? मैं इस थाने को खरीद सकता हूं। मदन लाल दहाड़ा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके कदम रुक गए। उसका बेटा विक्की, जो अभी तक शेर बना हुआ था, अब भीगी बिल्ली बनकर कोने में खड़ा था। एसएचओ कुलदीप सिंह अपनी वर्दी उतारकर पसीना पोंछ रहा था और बीच में वो भुट्टे वाला रामदीन कुर्सी पर बैठा था और उनके बगल में खड़ा था शहर का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम आकाश वर्मा। डीएसपी ने मदन लाल को रोका। सेठ जी, आवाज नीचे, आप डीएम साहब के सामने खड़े हैं। मदन लाल के तोते उड़ गए। उसे पता था कि प्रशासन से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। उसने तुरंत पैंतरा बदला। अरे साहब, मुझे माफ कर दीजिए, बच्चों की लड़ाई है, घर की बात है, हम हर जाना देने को तैयार हैं। आप कहें तो नया ठेला, नहीं, नई दुकान दिलवा देते हैं बाबा जी को। आकाश हंसा। वो हंसी व्यंग्य से भरी थी। दुकान? सेठ जी, आप कीमत लगा रहे हैं, एक पिता के आत्मसम्मान की कीमत। आकाश ने विक्की की तरफ इशारा किया। आपका बेटा मेरे पिता से अपने जूते साफ करवा रहा था, इसे कहते हैं परवरिश। आकाश ने पास खड़े हवलदार से डंडा लिया। मदन लाल घबरा गया। साहब, कानून हाथ में मत लीजिए। आकाश ने डंडा विक्की के हाथ में दे दिया। सब हैरान थे। मैं कानून हाथ में नहीं ले रहा, लेकिन इंसाफ तो होकर रहेगा। विक्की, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अभी इसी वक्त पब्लिक के बीच जाकर, जहां तुमने मेरे पिता को थप्पड़ मारा था, वहां खड़े होकर माफी मांगो और 100 गरीबों को खाना खिलाओ, या फिर सरकारी काम में बाधा, एक्सीडेंट और एक सीनियर सिटीजन के उत्पीड़न के केस में अगले 10 साल जेल में चक्की पीसो। विक्की ने अपने पिता की तरफ देखा। मदन लाल ने सर झुका लिया। उसे पता था कि डीएम चाहे तो उसका पूरा बिजनेस खत्म कर सकता है। विक्की रामदीन के पैरों की तरफ झुका। उसकी सारी हेकड़ी, सारी रईसी धरी की धरी रह गई थी। माफ कर दो बाबा जी, मुझसे गलती हो गई, विक्की गिड़गिड़ाया। लेकिन रामदीन ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उन्होंने विक्की के कंधे पकड़कर उसे खड़ा किया। रामदीन की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बड़प्पन था जो अमीरों के पास अक्सर नहीं होता। बेटा, रामदीन ने अपनी जेब से वो 10 रुपए का नोट निकाला जो विक्की ने ठेले पर फेंका था। ये ले, गाड़ी तेरी भी टूटी है, नुकसान तेरा भी हुआ है, पर याद रखना, इंसान की इज्जत उसकी गाड़ी या कपड़ों से नहीं होती। अगर आज मेरा बेटा अफसर ना होता तो क्या मेरा दर्द नहीं था? रामदीन की बातों ने वहां खड़े हर शख्स को झकझोर दिया। मदन लाल भी शर्म से पानी पानी हो गया। आकाश ने अपने पिता को गले लगाया। पिताजी, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, चलिए घर। रामदीन मुस्कुराए। अरे नहीं बेटा, वो ठेला मेरी मेहनत है, डीएम का बाप हूं तो क्या हुआ, कर्म करना थोड़ी छोड़ दूंगा। आकाश ने विक्की और मदन लाल की तरफ देखा। आज मेरे पिता ने तुम्हें माफ कर दिया, इसलिए जाने दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगली बार किसी गरीब पर हाथ उठाने से पहले यह सोच लेना कि उसका बेटा कौन है या उसका वक्त कब बदल जाए। एसएचओ सस्पेंड हो चुका था। विक्की और मदन लाल सिर झुकाकर थाने से निकले और आकाश अपने पिता का हाथ पकड़कर उसी शान से जिससे बचपन में रामदीन आकाश का हाथ पकड़ते थे, थाने से बाहर निकले।
शहर ने देखा कि एक लाल बत्ती वाली गाड़ी में एक सूट बूट वाला अफसर नहीं बल्कि एक धोती कुर्ता पहने भुट्टे वाला बैठा था। और यही उस दिन का सबसे बड़ा सच था, असली पावर पैसे में नहीं परवरिश में होती है। दोस्तों, अगर रामदीन की सादगी और आकाश के इंसाफ ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। याद रखिए, कभी किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। जय हिंद।